ठीक है। प्रीलिम्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में हम क्या करेंगे? लर्न। क्या लर्न करेंगे? सेक्शंस, डेफिनेशंस, लॉन्ग टाइटल, सब कुछ लर्न करना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि आप प्रीलिम क्लियर करोगे तभी आप कहाँ जाओगे? मेंस। फॉर मेंस हम क्या करेंगे? हाँ जी, क्या करेंगे? आंसर राइटिंग। ठीक है। सो मेरी क्लास का क्या रूल है? 1 hour आई एम गोइंग टू टीच यू, 15 minutes will be given to you for the online students also, to you also. पढ़ाते हुए डिस्टर्ब नहीं करना प्लीज, बिकॉज वी कम विद अ स्पेसिफिक टारगेट कि हमने ये कंप्लीट करना है। इन द लास्ट 15 minutes फॉर माई क्लास इट इज गोइंग टू बी अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। आपको जो डाउट्स है आप पूछ सकते हो, प्लस एवरी डे यू आर गोइंग टू राइट 2 आंसर्स। नहीं समझ आया आप बोल दो कि मैं आज नहीं लिख सकता, ठीक है। एंड इट इज नॉट अ टेस्ट, you will just write 2-3 points. I just want to help you with the framing of the answers, at least for contracts, ताकि contracts यहाँ से all clear होके जाए, कोई doubts ना हो, ठीक है। So we'll do that way. चलो let's start. Contracts में अब सबसे important आपका क्या आता है, जो आप पूछ रहे थे कि सिलेबस में सबसे पहले हम क्या करेंगे? जनरल प्रिंसिपल्स। कौन से सेक्शन में है ये? सेक्शन 1 to 75। वर्ड है जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? किसी भी तरह का आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस पे ये प्रिंसिपल्स लगने ही लगने हैं। उसमें बेसिकली क्या आता है आपका? फॉर्मेशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। उसमें क्या आते हैं आपके? एसेंशियल्स एंड सेक्शन 2 सब क्लॉज H। 2H आपको क्या बताता है? डेफिनेशन। एसेंशियल्स कहाँ है हमारे? सेक्शन 10। सो नीडलेस टू से कॉन्ट्रैक्ट्स पे कोई भी क्वेश्चन आता है आपको सेक्शन 2 सब क्लॉज H एंड सेक्शन 10 तो आपको स्पेसिफाई करना ही करना है, ठीक है। 2 सेक्शन रट लिए। देन कम्स योर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ? क्या क्या चीजें कैसे परफॉर्म होंगी, कौन सी वॉइड हो जाएगी, कौन सी वॉइडेबल हो जाएगी, कौन सी वैलिड है, ये सारी चीजें आपकी अंडर द गार्ब ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। लास्ट चीज क्या आती है इस चैप्टर में? एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? 2 जनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया तो आप उसको कैसे एनफोर्स कराओगे? दैट आई टोल्ड यू। 2 ही तरीके हैं ना, या तो आप कहोगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो? लेट्स से आई हैव कमिटेड टू योर एकेडमी टू फुलफिल द कोचिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। मैं कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं पढ़ाती, आपकी एकेडमी क्या बोलेगी? या तो कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ाओ या वैसे पैसे वापस दो, ठीक है। सो आइदर डैमेजेस और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, राइट। देन कम्स योर नेक्स्ट पॉइंट। अब हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। आपको मैं 5-6 पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, आप लिखना चाहते हो लिख लो प्लीज। दिस इज फॉर योर प्रीलिम्स। पहली चीज तो इंग्लिश सिस्टम पे बेस्ड है हमारा, हमारे सारे लॉज ही बेस्ड हैं, क्योंकि इसका याद रखने का तरीका क्या है? 1872 है, ठीक है। इवन बिफोर प्री इंडिपेंडेंस, राइट। सो दिस इज बेस्ड अपॉन योर इंग्लिश सिस्टम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सेकेंड क्या है हमारा? इसकी इनैक्टमेंट। वी हैव ऑलरेडी डन दिस 2-3 पॉइंट्स दैट डे। और दूसरी चीज क्या है? इन्फोर्समेंट। इनैक्टमेंट का मतलब क्या हुआ? 25 अप्रैल 1872 को ये पूरा बन गया था, ठीक है। इनैक्टमेंट मीन्स ये कब बना, एनफोर्समेंट मीन्स कब लागू हुआ, कब अप्लाई हुआ। सो दैट इज 1 सितंबर 1872। अब एक चीज होती है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टाइटल। लॉन्ग टाइटल का मतलब क्या हुआ? दिस इज एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872। अगर आपसे पूछे शॉर्ट टाइटल क्या है? शॉर्ट टाइटल क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर आपसे पूछा जाए लॉन्ग टाइटल क्या है? लॉन्ग टाइटल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872। जब आप पढ़ते हो बेयर एक्ट उसमें लिखा होता है ना एक्ट नंबर दिस ऑफ दिस, सो दैट मीन्स ये जब लॉज बने थे, लागू हुए थे, सो दिस वाज द एक्ट नंबर 9। ये आपको मेंस के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनिशियल 15 मिनट्स, 5 मिनट्स रादर आई वुड से, दिस इज फॉर योर प्रीलिम्स। Every day we are going to learn 7-8 facts about contracts which are very important for your prelims. और अब जब आपकी क्लासेस हो जाएंगे, अगर आप पेपर उठा के देखो यही क्वेश्चंस, ठीक है। सो स्टार्ट लर्निंग साइड बाय साइड। देन आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो हमने उस दिन भी किया था, होल ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले क्या था? एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर। अब इसमें आपने वही चीज याद रखनी है, एक्ट 34 ऑफ 2019। कौन सा था हमारा?
जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। डन। यहां तक हमने उस दिन कर लिया था। एक हमने और चीज की थी, क्या थी वो लैटिन टर्म? पैक्टा संट सर्वेंडा। इसका मतलब क्या होता है? यस, हिंदी में याद रखो, जो वादा किया है वो आपको निभाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? आप किसी से वादा कर रहे हो कि आप ये सर्विसेज दे रहे हो, सामने वाला आपको पैसे दे रहा है, राइट? सो दैट मीन्स जो आपने वादा किया वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज पैक्टा संट सर्वेंडा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, राइट? देन आता है आपका वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। किस वर्ड से बना है? दैट इज कंस्ट्रक्टस। कंस्ट्रक्टस का मतलब क्या होता है? टू वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं हम उस पर क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली वर्क ही कर रहे होते हैं। ठीक है, एक बंदा सर्विसेज दे रहा है, दूसरा पैसे दे रहा है। इनफोर्सिबिलिटी, अगर टूट गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट मीन्स बेसिकली द कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है आपका, नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग नोट्स फ्रॉम हियर। यहां से आपको लिख लेना चाहिए बिकॉज आपको बुक्स में कई चीजें नहीं मिलेंगी, राइट? फर्स्ट आता है आपकी ये डायग्राम जो आप फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज करते हो सेमेस्टर एग्जाम्स में। करिए ये आपने? एनीवन फ्रॉम यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी, आर्मी कॉलेज, यहाँ तो पढ़ते हैं भाई, हम ही लोग पढ़ाते हैं ये चीजें आपको। हाँ जी, एग्रीमेंट, ये क्या होता है आपका? वाइडर। ठीक है, कितने सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, उसमें से कुछ ही बनते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? कौन से बनते हैं? जिसमें 2 सब क्लॉज एच प्लस सेक्शन 10 फुलफिल हो रहा है। इसी पे स्टेटमेंट आती है ना आपको, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो व्हेनेवर दिस क्वेश्चन कम्स, आपने पहले ये डायग्राम बनानी है, ठीक है? देन यू विल से कौन से आपके एग्रीमेंट्स है जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, तो आप एक्सप्लेन करोगे। पहली चीज सेक्शन 2 सब क्लॉज एच, वो एग्रीमेंट जिसको लॉ लागू करवा सकता है, दैट मींस एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर आप बताओगे उसके एसेंशियल्स क्या क्या है, क्विकली उस दिन हमने किए थे। फ्री कॉन्सेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंट पार्टीज, व्हाट एल्स? यस, एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड बाय लॉ, जो हम आज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। सिर्फ अगर आप आज ने वो एक पेज पढ़ लोगे ना तो आपका सेक्शन 10 तो डन है। अब आपको मेरे से क्या हेल्प मिलेगी, विच यू माइट नॉट गेट फ्रॉम अदर टीचर्स, इज मैं आपको एक ही जगह पे सारे सेक्शंस लिखवाऊंगी। अगर आपको किसी चीज पे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे हम सेल ऑफ गुड्स में देख रहे थे कि हमें कहाँ कहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स मेंशन करना है, यहाँ आपको कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में क्या क्या लिखना है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई, बिकॉज दैट विल हेल्प यू गेट मार्क्स की गेम है ये। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें हमारा एक पहले टाइम चार्ट बनाते हैं चैप्टर्स का। प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन किसमें है आपकी? सेक्शंस रटते हैं, सेक्शन 1 एंड 2। 1 क्या बताता है हमें? टाइटल। 2 क्या बताता है हमें? डेफिनेशंस। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन। सेकंड क्या आता है हमारा? कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड क्या होती है? रेवोकेशन। किस चीज की? प्रपोजल की। उस दिन हमने पढ़ा था ना, एक साइड प्रपोजल देती है, दूसरी कबूल है बोलती है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे हम अंडर सेक्शन 3 to 9। ठीक है, 3 to 9। देन इज योर कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्या होते हैं? वॉइड एग्रीमेंट्स। हाँ जी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट करके भी कोई चीज होती है? Is there something called as void contract? No? It is there. It is there. We'll come to it later on. Contracts, voidable contracts, void agreements किस में आते हैं? 10 से लेके 30 तक। ठीक है? Whenever I teach you, I will pick up these chunks. इसी हिसाब से चलेंगे because एक ही दो टॉपिक्स एक लेक्चर में कंबाइंड करेंगे हम। ठीक है? Then is your जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस में आता है? 31 to 36। ठीक है, नेक्स्ट इज योर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
यहां तक तो हमें पता लग गया कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, राइट? कितने तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। सो ये बेसिक चंक आपका खत्म हो जाता है बाय 30 एंड 36, राइट? अब शुरू करते हैं उसकी परफॉर्मेंस, राइट? परफॉर्मेंस किस में आती है? 37 to 67, राइट? 37 to 67 में हम रीड करेंगे इसकी परफॉर्मेंस। देन है एक आपका टॉपिक आता है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सर्टेन रिलेशनशिप resembling, पढ़ा है कभी? certain relationship resembling those created by contract. Very ignored topic, but quite a lot of questions are asked from this section 68 to 72. quasi सुना है? quasi का unjust enrichment का concept, right? You must have done it in your law degree. So ये put a star on this. This is important, right? देन आता है आपका, लेट्स से आपने क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहां से कहां होगा? 73 to 75। अब आप बेयर एक्ट का इंडेक्स बाद में उठाना, पहले आप यहां से लर्न करना, राइट? देन इज योर 76 to 123 क्या होता था हमारा? सेल ऑफ गुड्स। ये 1930 में नया लॉ बन गया, सो दिस चंक हैज बीन removed, right? Then is your 148 to 181, पहले 124 to 147 क्या है? सॉरी क्या है हम जी? इंडेमनिटी एंड गारंटी, राइट? देन 148 to 181 क्या है हमारा? बेलमेंट। देन 182 to 238 क्या है? हाँ जी, एजेंसी, राइट? 239 to 266 क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। Now there comes a question, currently how many sections are there in your contract act? A question generally comes in your prelims. क्या आंसर करोगे अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है? अब मैं आपको बताती हूँ, आपके लॉ में लूप होल्स भी साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। हाँ जी, तो इसको देख के क्या डर रहे हो? ये तो मिल भी जाएगा। पहले आंसर का जवाब दो। इट हैज टू बी रेसिप्रोकल। ये सत्संग नहीं बनानी, आपको समझना है, नंबर आपको लेने हैं। इफ अ क्वेश्चन कम्स हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर करंटली इन योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हाट इज द आंसर? 10 ईयर पेपर सॉल्व नहीं करते कभी? आई विल टेल सर टू सर्कुलेट पेपर्स अमंगस्ट यू। थोड़ा थोड़ा ना सॉल्व करना स्टार्ट करो, एंड में नहीं ये सारा कुछ आपसे हो पाएगा। Then you will panic, right? अगर आपको क्वेश्चन आता है the answer is 238, क्यों? पार्टनरशिप हटा दिया, बीच में से हमने एक और चीज भी हटाई थी, सेल ऑफ गुड्स, फिर भी हम 238 क्यों कहते हैं? कॉमन सेंस लगाओ। व्हाई डू वी से 238 व्हेन यू टिक इट इन योर एग्जाम? कई लोग यहाँ मैथ्स करने लग जाते हैं कि पता नहीं एक दो ऑप्शंस और देखने लग जाते हैं। व्हाई इज इट 238? नंबरिंग चेंज हुई अगर हमने सेल ऑफ गुड्स हटाया? नंबरिंग तो नहीं चेंज हुई। 76 से वो तक हमने हटा दिए, पार्टनरशिप के लिए हटा दिए, बट द नंबरिंग रिमेन्स द सेम। सो व्हेनेवर अ क्वेश्चन कम्स योर आंसर इज 238, ठीक है? दिस इज फॉर योर प्रीलिम्स। देन आई विल टेल यू 4 more questions that come in your prelims. I don't know why don't they allow that? They don't give the option 266 की। उनको पता है ना कि ये ज्यादातर कंफ्यूज किस में होंगे? 238, या फिर उनको माइनस करके आपको ऑप्शन दे देते हैं। They always give you the options in which you will get confused, ठीक है? जब पेपर बनता है कोशिश यही होती है कि प्रीलिम्स में 5-6 क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे जाएं जिसमें मोस्ट ऑफ यू विल गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज दैट इज द गेम, राइट? अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं आज तक? आप कॉन्स्टिट्यूशन के तो बड़े रट्टे लगा के रखते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट होगी, कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्टली अबाउट रट्टा, सॉरी टू से, तो आप उसमें हमेशा रट्टे लगाते हो, ये अमेंडमेंट आ गई, वो आ गई, अब जीएसटी आ गया, अब ये आ गया, वो आ गया। इसमें कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं? हाँ जी, नो मेजर अमेंडमेंट्स। सिर्फ हमारी कब हुई थी? 1996 में। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 28।
You don't get these questions in your books, so please write down. ये बहुत हमने अपने तजुर्बे से बनाए हैं, because हम बुक्स में से देखते हैं और रोज देखते हैं कि यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. So the tricky questions we always tell you that you please write them down. राइट ज्यादातर अमेंडमेंट्स इसमें नहीं हुई, सिर्फ हमने 1996 में एक माइनर अमेंडमेंट किया, दैट टू इन सेक्शन 28. राइट देन ये हमारा क्या है, प्री इंडिपेंडेंस का लॉ है. राइट नेक्स्ट है हमारा, ये क्या लॉ है, सब्सटैंटिव लॉ. ये प्रोसीजरल तो नहीं है ना, ये क्या है हमारा सब्सटैंटिव लॉ. नाउ आई अज्यूम यू नो व्हाट इज प्रोसीजरल एंड व्हाट इज सब्सटैंटिव. प्रोसीजरल आपका वो होता है जो आपको प्रोसीजर बताता है. लेट्स से आपका सीआरपीसी है, अगर कोई क्राइम हो जाता है वही आपको बताता है ना, ये बेलेबल है, ये नॉन बेलेबल है, ये इस तरह होगा, इसका ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट जाएगी. सो दीज आर द थिंग्स यू गेट टू नो फ्रॉम द प्रोसीजरल लॉ. सब्सटैंटिव लॉ क्या होते हैं, जो आपको राइट्स एंड लायबिलिटीज और सारा कुछ ले डाउन करते हैं. सो ये क्या है हमारा सब्सटैंटिव लॉ. ये कौन सी लिस्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन की? यस, दिस कम्स इन कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो दिस कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देन आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्रिएट्स राइट इन पर्सोनम. दो तरीके के राइट्स होते हैं ना, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम. अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है वेदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ पब्लिक लॉ और अ प्राइवेट लॉ, क्या आंसर है? इट इज अ प्राइवेट लॉ. उसको उल्टा करके बोल दो तो दैट मीन्स दैट इज राइट इन पर्सोनम. अब लेट्स से मेरा और इसका कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम दोनों की बात है ना, सारी दुनिया को तो नहीं इन्फेक्ट कर रही, राइट? सो दिस इज बेसिकली लाइबल ऑन दी टू पार्टीज. सो दिस इज राइट इन पर्सोनम. राइट नेक्स्ट क्या आता है आपका, इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ. क्यों, क्या रीजन है इसका? वो तो चलो निकल ही गए उसके बेबीज. अदरवाइज अगर हम लेट्स से इसकी रेमेडीज की बात करते हैं, डैमेजेस हमें 23 में मिलते हैं, बट हम कहते हैं ना स्पेसिफिक रिलीफ, वो कहाँ आता है? अंडर योर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. फिर यहाँ हम टीपीए भी इन्वॉल्व करते हैं, सोगा इन्वॉल्व करते हैं, इंडियन पार्टनरशिप इन्वॉल्व करते हैं. तो क्या ये एग्जॉस्टिव हुआ? नहीं, because we look into many laws when we talk about contracts, right? Then आपका लास्ट आता है formulas. These three formulas जिस पे आपका सारा contract based है. क्या थे उस दिन हमने किए थे? Offer plus acceptance. ठीक है, क्या बन जाता है? Promise, right? आप किसी को लाइक करते हो, आप उसको प्रपोज करते हो, अगले बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया, you people are dating. What is that? That is a promise, right? Then next thing is promise plus consideration. क्या बन जाती है आपकी? एग्रीमेंट. अब ये लीगल लैंग्वेज है, राइट? जो आपने वादा किया उसमें आप कंसिडरेशन डाल दो. अगर मैं बोलूँ ओके विल यू बाय माय वॉच, यू से ओके आई विल बाय इट फॉर 10,000. व्हाट इज दैट 10,000? दैट इज कंसिडरेशन. व्हाट इज वॉच? दैट इज कंसिडरेशन. जब ये दो चीजें हो गई, वो क्या बन गया आपका? एग्रीमेंट, राइट? द लास्ट फॉर्मूला वाज, जब वो एग्रीमेंट क्या बन जाता है? लीगली एनफोर्सेबल, तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जब वो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल हो गया तो वो आपका बन गया कॉन्ट्रैक्ट. एनी डाउट स्टिल है? हाँ जी, समझ आ रहा है? चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर मेन्स. अब ये पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन. I'll explain you the whole essentials in one page. क्या कहते हैं आप उसको? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हमें 2 सब क्लॉज H and 10 जो हम जनरली लेके चलते हैं, ये तो हमने लिखने ही लिखने हैं. इसके अंडर आपका एक फॉर्मूला है, सेक्शन 11, 12 प्लस सेक्शन 13, 14, ठीक है, प्लस सेक्शन 23 प्लस सेक्शन 24 to 30. कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको क्वेश्चन आ जाए, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू अप्लाई. अगर आपने ये सारे सेक्शंस का वहां रेफरेंस दे दिया
और आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आपको प्रॉब्लम बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं जनरली, ठीक है। आजकल ये तो आते नहीं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स ये सारा नहीं आता, आपको प्रॉब्लम बेस्ड आते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन। पहले आप 2h एंड 10 का रेफरेंस दोगे, देन इज 11 12 13 14। अब ये एक ब्रैकेट में क्यों है, बिकॉज ये ग्रुप्स हैं, दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड, राइट। 11 और 12 में हम क्या पढ़ते हैं, केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट में पहली चीज क्या आती है, तीन ही चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज मेजर, हर बंदा जो 18 साल से ऊपर है वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मेजर कहां डिफाइंड है, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट, which says a person above the age of 18 years is eligible to contract. Second क्या टॉपिक आता है इसमें आपका, साउंड माइंड। साउंड माइंड कहाँ एक्सप्लेन्ड है, सेक्शन 12। साउंड माइंड क्या हुआ, जिसको समझ आ रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, जो कि एक रैशनल जजमेंट बना सकता है बंदा, उसको हम बोलते हैं साउंड माइंड, राइट। नेक्स्ट चीज क्या आती है, इसके 3 इंग्रेडिएंट्स है। लास्ट इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कौन होते हैं आपके, इंसॉल्वेंट, ठीक है, एलियन एनिमी वाला, राइट। ये जितने भी आपके इतना सारा 5-6 ऑप्शंस है हम आपको लिखवाएंगे, वो सारे आपके आ जाते हैं नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। We are going to do all this in detail with everything, all the material, all the case laws, and I will tell you only 2 or 3 case laws per topic. क्यों, इसका रीजन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स इज फुल ऑफ केस लॉस, बट मैं आपको कहते हैं ना तीर निशाने पे लगाने वाली बात बताऊंगी कि ये 2 लिख दो काम खत्म है, वो पीटते नहीं रहना पेपर में, बिकॉज आपको अगला क्वेश्चन भी करना है। सो आपको सिर्फ वही 2 या 3 केस लॉ लिखने एंड थिंग इज डन, एंड यू कैन ट्रस्ट मी फॉर दैट, वही 2-3 लिखने होते हैं। आपकी बुक्स में आपको एंडलेस पढ़ाए जाते हैं, बट दैट इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू। सुप्रीम कोर्ट आज कुछ कहती है, उसको 10 दिन बाद वो ओवरटर्न भी कर देती है कई बारी। सो हमें सिर्फ लैंडमार्क जजमेंट्स ही याद रखनी, राइट। देन लेट्स कम टू 13 एंड 14। ये किसकी बात करता है, फ्री कॉन्सेंट। कॉन्सेंट क्या होती है, मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑन द सेम थिंग, वो कहाँ डिफाइंड है, 13 पे। 14 क्या बताता है हमारा, फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट का क्या फॉर्मूला है, माइनस कर दो इसमें से 15, माइनस करो इसमें से 16, माइनस करो 17, माइनस करो 18, माइनस करो 22, ये सब माइनस हो गए तो बन गया आपका इक्वल टू फ्री कॉन्सेंट। क्या माइनस किया मैंने यहाँ से, कोअर्जन, ठीक है। मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रही, है हमारे बनाए हुए हैं तो आप लिख लो, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, और क्या होता है, फ्रॉड, misrepresentation, then is mistake, right? These are the things, अगर ये सब आप माइनस कर दो किसी कॉन्ट्रैक्ट में से, so equal to वो कॉन्ट्रैक्ट किससे बना है, फ्री कॉन्सेंट से, राइट। अब इसमें 15, 17, 18 कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल, किसके अंडर, अंडर सेक्शन 19। अब आज से आपने ये बात याद रखनी है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जो कि आपकी मर्जी से नहीं हुआ, लेट्स से सिटिंग ऑन द फ्रंट बेंच, इसके सिर पे बंदूक रख के इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया गया, वेदर इट इज फ्री, नो, बिकॉज वो किससे बना है, कोअर्जन से, राइट। सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वॉइडेबल। मेनी पीपल से वॉइड, इट इज नॉट वॉइड, इट इज वॉइडेबल। एबल का मतलब है आप केपेबल हो, उसको वैलिड भी मान सकते हो, ठीक है। सो वॉइडेबल मीन्स वो आप वॉइड भी मान सकते हो और उनको वैलिड भी डिक्लेयर करवा सकते हो, राइट। सो आपके पास 916 कहाँ है, दिस इज अंडर सेक्शन 19 सब क्लॉज ए। 16 वॉइडेबल किस में डिक्लेयर किया गया है, अंडर 19A। 15, 17, 18 किस में वॉइडेबल डिक्लेयर किए गए हैं, अंडर 19, ठीक है। देन इज योर लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, याद है ये भी हमने उस दिन थोड़ा सा पढ़ा था। 24 to 30 क्या आते हैं हमारे, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। कौन से होते हैं, 24 से 30। लेट्स से एक बंदा है, वो कह रहा है कि मैं एक एग्रीमेंट एंटर कर रहा हूं कि मैं मैरिज नहीं करवाऊंगा, दैट इज रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ये जो आप सारे पढ़ते हो कॉन्ट्रैक्ट्स में, ये सारे आपके क्या होते हैं,
लॉ ने इनको वॉइड डिक्लेयर किया। इसका भी कोई लॉजिक होएगा? शादी होएगी तो बच्चे होंगे तो फैमिली चलेगी, सो सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी। लॉ ने कह दिया कि हमने नहीं प्रमोट करने ये कॉन्ट्रैक्ट्स। ट्रेड होएगा तो बिजनेस चलेगा तो इकोनॉमी चलेगी, राइट? सो हमने बोल दिया कि ऐसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें वॉइडेबल की ऑप्शन ही नहीं देनी, ये सारे क्या हैं? वॉइड। दैट मींस लॉ विल नॉट एग्री टू इट। ठीक है, समझ आ गया? अब लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन शॉर्ट में एक बार कर लेते हैं, वी विल डू दैट इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स। हाँ जी, क्या होता है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन? लेट्स से मैं आपको बोलती हूँ कि सेक्शन 23 मैं आपको सेमेस्टर का पेपर लीक करा के दूंगी, आप मुझे 50,000 रुपया दो। हाँ जी, है तो ये भी कंसिडरेशन है। वेदर इट इज लॉफुल? नो। ठीक है, जिस भी चीज में आपको लग रहा होगा कि कुछ खटपटा है, सो दैट मींस इट इज नॉट लॉफुल। अब इतनी हल्की सी एग्जांपल से तो चलेगा नहीं, इसकी हमारी प्रोविजंस है। क्या है हमारी प्रोविजंस? फर्स्ट क्या है हमारी? फॉरबिडन बाय लॉ। ठीक है, फॉरबिडन बाय लॉ। 23 को ब्रीफ में लिखवा रही हूं, ये हमने डिटेल में करना है। फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल क्या होगी? लेट्स से देयर इज सेल ऑफ लिकर विदाउट लाइसेंस। जब आप दारू के ठेके खोलते हो या उसको सर्कुलेट करते हो, नॉट सेइंग सर्कुलेशन इन द फ्रेंड्स कॉन्टेक्स्ट, तो आपको क्या चाहिए होता है उसके लिए? लाइसेंस। ठीक है, लॉ क्या करता है? फॉरबिड करता है कि ऐसी जो भी चीजें हमें रेगुलेट करनी है उनमें हम ऐसे खुलेआम लाइसेंस नहीं देते। यू हैव टू फुलफिल सर्टेन प्रोटोकॉल्स ओनली, देन इट इज अलाउड। तो जितनी आपको एग्जांपल्स लिखाई जा रही हैं, आपको इसलिए लिखवाई जा रही है, आपको जनरली क्वेश्चंस इन पे आते हैं, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट। सेकंड क्या आता है हमारा? डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। ये जितनी चीजें आप लिख रहे हो इसके ऊपर हेडिंग डाल लो, ये सारे अनलॉफुल होते हैं। दैट मीन्स लॉ इनको लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन की कैटेगरी में ब्लंटली ही नहीं मानता। ठीक है, पहला हो गया कोई आप ऐसी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। सेकंड क्या हो गया? कोई ऐसी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जो डिफीट कर रही है प्रोविजंस ऑफ लॉ। प्रोविजंस ऑफ लॉ कहाँ होती है? बेयर एक्ट्स में। ठीक है, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं। यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग अ, हिंदू लॉ पढ़ लिया आपने, सन इन अडॉप्शन इन कंसिडरेशन ऑफ मनी। कर सकते हो? ठीक है, आपने हिंदू लॉ पढ़ लिया, आपको पता है जब आप अडॉप्शन करते हो उसमें पहली बात ये सन और डॉटर का रौला ही नहीं होना चाहिए। दूसरा, कंसिडरेशन कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, राइट? सो एक्सेप्टिंग अ सन इन अडॉप्शन इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा? हाँ जी, फ्रॉडुलेंट पर्पस। फ्रॉडुलेंट पर्पस क्या हुआ? लेट्स से ए एंटर कर रहा है बी के साथ एग्रीमेंट, क्या कह रहा है कि मैं आई विल शेयर द प्रॉफिट्स। किस चीज के? फॉल्स एश्योरेंस दे रहा है वो आपको कि वो आपको जॉब दिलवाएगा। कहां? सिंगापुर। ये क्या हुआ? चीटिंग। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज चीटिंग। चीटिंग का मतलब ये क्या हुआ आपके साथ? फ्रॉड, राइट? This is cheating, so this means this is fraud, so this cannot be allowed under law as a lawful object or consideration. आपको सब इन एग्जांपल्स पे क्वेश्चंस आएंगे। फोर्थ क्या होती है? इंजूरियस टू पर्सन और प्रॉपर्टी। आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करो जिसमें आप एग्री कर रहे हो दो जाने कि हम किसी बंदे को या किसी प्रॉपर्टी को इंजरी कॉज करेंगे, तो आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं, दिस इज अनलॉफुल। इसकी एग्जांपल क्या है? लेट्स से आप एग्रीमेंट कर रहे हो टू असॉल्ट अ पर्सन। ठीक है, आप दो जाने एग्रीमेंट कर लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, कहता है दूसरे को मुझे तू पैसे देना, इसके बाद बाहर जाके इसको पीटेंगे, असॉल्ट करेंगे इसका। लेट्स से हो गया, उसने उसको पैसे नहीं दिए, कोर्ट में जाके इन्फोर्स करा सकती है? नहीं, बिकॉज आपका जो ऑब्जेक्ट था वही लॉफुल नहीं है, राइट? फिफ्थ क्या आता है हमारा? लास्ट, इमोरल। इमोरल की एग्जांपल क्या है? लेट्स से ए agrees to let her daughter
hire to be for concubinage. What is concubinage? That means you are keeping her as a keep. ठीक है, इंडिया में ये कॉन्सेप्ट अलाउड है? नहीं है, हमारी कंट्री में अलाउड नहीं, सो ये क्या हो गया? इमोरल। अगर आप ऐसी कोई भी चीज कर रहे हो, लेट्स से आईपीसी पढ़ी है आपने, सेलिंग और बाइंग अ पर्सन फॉर प्रोस्टिट्यूशन और कीपिंग अ कीप, ऑल दीज थिंग्स आर इलीगल इन आवर कंट्री, इमोरल इन आवर कंट्री। सो ऐसा आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो वो अनलॉफुल हो जाता है। अब आप पूछोगे आपने ये सेक्शन पहले क्यों पढ़ाया? बिकॉज जब हम कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी स्टार्ट करोगे, आपने देखना है कि पहले इनमें से किसी में तो नहीं आ रही, ठीक है, जो हमेशा आपको फर्स्ट लाइन में हिंट आ जाएगा। Always in the first line they will build the story, and when they are building the story you have to check कि उसका object क्या है उस contract, ठीक है। Now let's start with the next part. हाँ जी, क्या किया था उस दिन हमने start? Remedies तक कर लिया था I think, before our pen stopped the functioning and we had to dictate it. चलो आज contracts बनाना trace करना शुरू करते हैं। क्या फॉर्मूला था हमारा? ऑफर और प्रपोजल, वो क्या हो जाती है? एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस के बाद वो क्या बन जाती है? प्रॉमिस। प्रॉमिस में अगर आप कंसिडरेशन ऐड कर देते हो वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। ये अब आपको रट्टे लग जाना चाहिए, ठीक है। जब वो प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। इतनी सी स्टोरी है आपकी बेसिकली इन सेक्शन 1 to 30। उसको डर के पढ़ो या ऐसे इजी वे से पढ़ो वो आपकी मर्जी है, बट दिस इज अ वेरी स्मॉल स्टोरी। बेसिकली ऑफर से शुरू होता है, देन कबूल है एक्सेप्टेंस, ठीक है, वो क्या बन जाता है आपका? प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस में आप कंसिडरेशन ऐड कर दो, वो आपका क्या बन जाता है? एग्रीमेंट, राइट। एग्रीमेंट को अगर हम लॉ में लागू करवा सकते हैं, उसमें मॉरल ऑब्लिगेशंस नहीं है, वो लीगल ऑब्लिगेशन है। आपकी इंटेंशन थी कि आप उसको लीगल ऑब्लिगेशन बनाओगे, दैट मींस दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट ट्रेसिंग। यहां से आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज दीज आर द नोट्स, राइट। फर्स्ट आता है आपका 2 टॉपिक्स, लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनाना शुरू कर रहे हैं तो पहले बनाने के लिए फॉर्मेलिटीज होती है ना हमेशा लॉ में। सो लेट्स फर्स्ट स्टडी द टॉपिक लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 2 तरीके से बना सकते हो, ओरल और राइटिंग, राइट। देयर कैन बी 2 वेज, ओरल और राइटिंग, पर हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? राइटिंग। क्यों? बिकॉज उसको साबित करना आसान है, वो करना मुश्किल है। सो व्हेनेवर यू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट जनरली इट इज इन राइटिंग, ठीक है। अब इसका आता है 2 प्रोविजंस है इन सर्टेन केसेस, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही कह देता है दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। कौन सी एग्जांपल है? सेक्शन 25 कंसिडरेशन में आता है ना, जब आप उसकी एक्सेप्शंस पढ़ते हो उसमें आप पढ़ोगे इफ इट इज इन राइटिंग, या आपने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन किसी को कोई गिफ्ट दिया, सो व्हेनेवर यू रीड दैट, सो दैट मींस देयर आर सर्टेन प्रोविजन जिसमें लॉ ही कह देता है कि अगर आपने भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट करना है इस तरीके का, इट हैज टू बी इन राइटिंग, ठीक है। दूसरा, पार्टीज एग्री कर ले, राइट। पार्टीज एग्री कर ले कि हमने जब कॉन्ट्रैक्ट करना है इट हैज टू बी इन राइटिंग। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? एक ही केस लॉ है आपके सिलेबस में, सारी बुक्स में एक ही केस लॉ मिलेगा ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? सेमेस्टर में सबसे पहले ये केस पढ़ते हैं हम, रूप कुमार वर्सेस मोहन खेदानी। फर्स्ट केस लॉ ऑफ आवर सिलेबस, रूप कुमार वर्सेस मोहन खेदानी। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? कॉन्ट्रैक्ट्स को रूप चढ़ जाएगा अगर हम उसको रिटर्न में करेंगे, दैट मींस उसको साबित करना आसान हो जाएगा। दिस इज हाउ माय स्टूडेंट्स लर्न, राइट। सो रूप कुमार वर्सेस मोहन खेदानी में हमने क्या बोला था? 2 चीजें डिस्कस हुई थी हमने ही सुप्रीम कोर्ट ने, AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट। Now I will say this statement again which I used to say in sale of goods. उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था, sale of goods में I used to be in hurry, I had so many lectures. Now I have my afternoon free, so I am also fresh. अगर कोई चीज मुझसे वहां रह गई तो मैं आपको बता सकती हूँ। आपको जजमेंट का ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपको सुप्रीम कोर्ट है या इलाहाबाद कोर्ट है ये याद रखना जरूर इंपॉर्टेंट होता है।
let's say you're giving judgment of some other court other than Supreme Court and it is one of the landmark judgments, then please mention the name of the court. ठीक है, रट्टा लगाना है बट समझदारी से लगाना है, राइट. सो AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट में हमने इस केस में क्या क्या दो चीजें डिस्कस करी थी. पहली चीज सिग्निफिकेंस, क्या फायदा होगा अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को रिटन फॉर्म में करेंगे. दूसरी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं राइटिंग में करने का, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. लागू कराना आसान है, as an evidence it can be used. So these are the 2 points that were discussed in the case of Roop Kumar versus Mohan Thedani. अब आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट which is important for your exam, intention to create a legal obligation. हेडिंग डालो, ये इंपॉर्टेंट है. अब भी तेज है. For rest of you also is it fast? लिखने में फास्ट है या आपको समझ आने में फास्ट? ठीक है, ठीक है, लेट्स बी वेरी स्लो देन. हाँ जी, ओके ओके, आई राइट इट. अब दिख रहा है? माई राइटिंग इज ऑल्सो वेरी स्मॉल. आर यू एबल टू सी? देन यू कैन कम इन द फ्रंट ऑल्सो ना. यू आर नॉट एबल टू सी, कम इन द फ्रंट ना. मैं क्वेश्चंस नहीं पूछती, टेंशन ना लो, आ जाओ. Or you have to sit as friends, that's okay. चलो, I'll write it in a bigger way. जहाँ नहीं समझ आ रहा पूछ लेना. Intention to create a legal obligation. पहला टॉपिक, अभी हमारा सिलेबस अभी स्टार्ट हुआ है. सही टाइम पे बोला कि स्लो हो जाओ. सिलेबस हमारा अभी जो हमने लास्ट पेज किया है वहीं से स्टार्ट हुआ है. पहला टॉपिक क्या था? लीगल फॉर्मेलिटीज. टॉपिक के नाम भी लिखते जाओ साथ साथ में. When you revise, make an index to your notes. Always make an index. उसमें आप टॉपिक्स के नाम लिखा करो, ठीक है. फर्स्ट टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है. कैसे बनता का फर्स्ट टॉपिक है फॉर्मेलिटीज, ठीक है. सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर हमारी लीगल इंटेंशन होती है तभी हम उसको क्या मानते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, राइट. इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? दिस इज एसेंशियल to create a contract. हम वर्ड क्या यूज करते हैं उसमें डेफिनेशन में जब हम ऑफर की पढ़ते हैं? विलिंगनेस, ठीक है. सो विलिंगनेस का मतलब क्या हुआ? हमारी इंटेंशन थी, राइट. सो द वर्ड यूज्ड हियर इज विलिंगनेस. सेकेंड पॉइंट क्या है? इंग्लिश लॉ में तो इसकी क्या है? प्रोविजन है हमारे पास, राइट. इंडियन लॉ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वी डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर दिस. वंस इन योर जुडिशरी एग्जाम दे आस्क्ड अंडर व्हिच सेक्शन इज इंटेंशन टू दिस कवर्ड. सो देयर इज नो सेक्शन, राइट. हमें कहाँ से पता लगता है? बाय रीडिंग दीज वर्ड्स, विलिंगनेस एंड ऑल. बिकॉज अगर हमारी इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन है तभी हम उसको क्या मानते हैं? कॉन्ट्रैक्ट. सो वी रेफर टू द वर्ड विलिंगनेस प्लस द केस ऑफ, हाँ जी, कौन सा केस था उस दिन भी मैंने आपको बोला था? बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर. जब भी आपने इसका आंसर देना है, इसके दो पॉइंट्स हैं. पहला तो वर्ड हमने यूज किया है विलिंगनेस, हमने नहीं बेयर एक्ट में. सो दैट मीन्स द बेयर लैंग्वेज सेज कि हमारी इंटेंशन होनी चाहिए. सेकेंड क्या है हमारा? केस लॉ, दैट इज बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर. अब यहाँ इंटेंशन हमें पता कहाँ से लगेगी? ये नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लेना प्लीज. और जो नहीं समझ आ रहा मुझसे पूछ लेना, मेरे पास अब टाइम ही टाइम है. सो इंटेंशन ऑफ पार्टीज इज असर्टेन फ्रॉम, आईपीसी में भी आप पढ़ते हो, कहाँ से पता लगता है? टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है. हम जैसे उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एविडेंस में भी पढ़ते हैं. ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड है. अगर आपको इंटेंशन देखनी है पार्टीज की, आपको कहाँ से पता लगेगी? उनके कॉन्ट्रैक्ट की टर्म से, राइट. सेकेंड क्या होता है? सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस से, राइट. सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस. अब ये तो हो गया मटेरियल जो आपको पेपर में लिखना है. नाउ लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल साइड ऑफ इट, कि इसमें एक्चुअली होता क्या है. अब मुझे बताते जाना. आप लोगों ने लिख लिया? शुड आई मूव फॉरवर्ड? आई टेक परमिशन, देन फिर मुझे भी पता लग जाएगा. Because I am genuinely very fast in finishing the syllabus, but I don't want you to suffer because of that. जहाँ आपको नहीं समझ आता, you have to say it, right? चलो, now let's draw the practical side of it.
इंग्लिश लॉ की अगर हम बात करें, जो आपका इंग्लिश लॉ है उसमें एक प्रिंसिपल है। इंग्लिश लॉ बड़ा क्लियर है, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे इंग्लिश लॉ में सारी प्रोविजंस भी हैं, इंग्लिश लॉ में सब कुछ बताया हुआ है। बट जो हमारा इंडियन लॉ है, क्योंकि हमने मारा है चिपा, तो हमारे पास आधी चीजों की प्रोविजंस है ही नहीं। तो हमने कहां से ट्रेस किया? फ्रॉम द इंग्लिश केस लॉस। ठीक है, हमारा इंग्लिश लॉ क्या कहता है कि जनरली क्या रूल है कि जहां पे फैमिली होती है या आपका कोई सोशल एग्रीमेंट होता है, लेट्स से हस्बैंड वाइफ जहां आ जाए, सन आ जाए, पेरेंट आ जाए, या आपको लेट्स से कोई कहता है आपको मूवी लेके जाएंगे, डिनर कराएंगे, आपको गाड़ी लेके देंगे, जितने भी आपके ये फैमिली सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें यूजुअली क्या होता है? वी डू नॉट इंटेंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ये इंग्लिश लॉ की बात कर रहे हैं हम, राइट? इंग्लिश लॉ कहता है कि ये जो आप रोजमर्रा के वादे करते हो, माँ बाप करते हैं अपने बच्चों से, हस्बैंड वाइफ के बीच होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच प्रॉमिस होता है, ये ले देंगे वो ले देंगे, ऑल दीज थिंग्स जनरली डू नॉट इंटेंड टू हैव लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। जब आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट एंटर करते हो, इसका मतलब क्या? अगर सिंपल हिंदी में समझे, आप उस टाइम लीगल इंटेंशन से एंटर नहीं करते कि लेट्स से इसने नहीं लेके दिया तो मैं इसको कोर्ट लेके जाऊंगा, आपकी ये इंटेंशन तो नहीं होती, राइट? फिर आता है जब आप लेट्स से बिजनेस करते हो, ठीक है, या आप कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हो, तो यहां प्रिज्यूम किया जाता है। अब हम लॉ की प्रिजम्पशंस पे आएंगे जो आप एविडेंस में भी पढ़ते हो कि आपकी क्या थी वहां पे इंटेंशन। ठीक है, जब भी आप बिजनेस या कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हो, वहां ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपकी इंटेंशन थी कि अगर इस सामने वाले बंदे ने ये लॉ फॉलो नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं किया, तो मैं इसको कोर्ट ले जाके चैलेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब आते हैं हमारे दो केस लॉस, अंग्रेजी केस लॉस। हमारे इंडियन तो कोई भी ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, लालमन शुक्ला, गौरीदत्त, ऐसे कुछ कुछ ही मिलेंगे, ज्यादातर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स में इंग्लिश केस लॉज ही मिलेंगे। ये हमारा केस था बेल्फर वर्सेस बेल्फर। ठीक है, 1992 किंग्स बेंच। अब इसमें आपको फैक्ट्स तो पता है, मोस्ट ऑफ यू नो द फैक्ट्स। हाँ जी, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी क्या फैक्ट थे इसके? थोड़ा जोर से बोलना फॉर द ऑनलाइन आल्सो टू लिसन। Ceylon and the wife there get ill. Yes. And due to some business deals, the husband has to go back to work, right? And he promised his wife that he will pay her certain amount, that was 30 pounds per month, but for certain time he used to pay her, but after some time he stopped paying 30 pounds, and the wife filed a case against the husband. Now I'll pick up from what you said. She said हस्बैंड ने प्रॉमिस किया वाइफ को कि मैं आपको पैसे दूंगा। अब यहाँ इंटेंशन क्या थी? लीगल नहीं थी। नाउ दिस इज व्हाट इंग्लिश लॉ सेज। उसके भी एक्सेप्शंस है, लिखेंगे। इसका हेल्ड इंपॉर्टेंट है। यहाँ उन्होंने कहा हस्बैंड वाज हेल्ड नॉट लायबल। ठीक है, रीजन क्या दिया उन्होंने? क्योंकि यहाँ क्या नहीं थी? इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। अब यहाँ जज का नाम इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड एटकिन जो थे आपके। ठीक है, लॉर्ड एटकिन ने कहा द पार्टीज इन द, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस लाइन जनरली कम्स इन योर एग्जाम, कहीं ना कहीं अटैच करके इसको टिप्पणी बना के लगा देते हैं। सो दैट इज वाई ये भाई साहब ने जो कहा है इसको लिख लो, ये एक ही लाइन है। द पार्टीज, लॉर्ड एटकिन ने बोला द पार्टी, ATKIN, ठीक है, द पार्टीज इन द इंसेप्शन ऑफ द अरेंजमेंट, द पार्टीज इन द इंसेप्शन ऑफ द अरेंजमेंट। इंसेप्शन का मतलब है स्टार्टिंग, जब आप बना रहे थे एग्रीमेंट, राइट? नेवर intended that they should be sued upon. The parties in the inception of the arrangement never intended that they should be sued upon. अब आप मुझसे पूछोगे मैम ये लाइन रट्टे लगाने का क्या फायदा, हम टाइम क्यों वेस्ट करें? बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन
इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन पे आता है तो आपका पेपर इनकम्प्लीट है विदाउट दिस केस लॉ, ठीक है। और अगर आप केस लॉ लिख रहे हो तो आपको ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है जो मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगी क्लास के बाद, तो आप उसमें इस लाइन का रेफरेंस दोगे, ठीक है। व्हेन यू सॉल्व दैट क्वेश्चन एट द एंड यू विल से दिस इज नॉट अ सोशल लीगल एग्रीमेंट, रीजन बीइंग पार्टीज इन द इंसेप्शन ऑफ द अरेंजमेंट डिड नॉट हैव द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब ये हमने एक जनरल रूल बनाया कि अगर हस्बैंड वाइफ है, बाप बेटा है, इनमें ये चीज नहीं होती, बट हमारा एक और केस लॉ है, लिखो उसको, जिसमें हमने इसको भी एक्सेप्शन किया। देयर आर 3 केसेस ऑन दिस टॉपिक। क्या नाम था उसका? जोन्स वर्सेस, ये हमारे सेमेस्टर 1 के सारे केस लॉज हैं। जोन्स वर्सेस पैडवटन, JONES, जोन्स वर्सेस PADAVATTON। अब इसमें क्या हुआ, देयर वॉज अ डॉटर, ठीक है, शी वॉज एक्टिंग ऑन हर मदर्स प्रॉमिस। अब यहां हमें पहली लाइन से हम भावुक हो जाएंगे, हम कहेंगे डॉटर है, मदर है, दैट मीन्स ये तो सोशल एग्रीमेंट में या फैमिली एग्रीमेंट में आ गया एज पर इंग्लिश लॉ, ठीक है। डॉटर जो ये है एक्टिंग ऑन हर मदर्स प्रॉमिस क्या करती है, लेफ्ट हर जॉब एंड वेंट टू अनदर कंट्री फॉर एजुकेशन, राइट। अब दैट मीन्स वो पढ़ी लिखी थी, वो जॉब कर रही थी, बट उसकी मदर ने कहा कि तू जॉब छोड़ दे और मैं तेरे पैसे भरूंगी, तू जाके फर्दर एजुकेशन कर, ठीक है, इन अनदर कंट्री, राइट। अब यहां मदर ने क्या किया, शी अंडरटुक टू पे द एक्सपेंसेस, ठीक है, वादा हो गया, दिस इज अ प्रॉमिस। अब हमें सिर्फ ये देखना है यहाँ इंटेंशन क्या है, राइट। 5 साल तक उसने पैसे भरे। अब डॉटर निकली नालायक, शी कुड नॉट कंप्लीट हर एजुकेशन इन दैट 5 years। 5 years एक रीजनेबल टाइम पीरियड होता है कोई भी प्रोफेशनल डिग्री करने के लिए। अगर आप बाहर जाते हो तो 2-3 साल में जनरली हो जाती है। वो डॉटर ने उसमें फुलफिल नहीं किया तो मदर ने क्या कर दिया, स्टॉप्ड द पेमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ आप क्या जजमेंट दोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था? What is going to be your answer? Yes, this was a contract. Reason क्या था? Intention थी? Yes, because ये आप एज अ नॉर्मल पेरेंट नहीं कर रहे, आपने उसकी जॉब छुड़वाई और आपने उसकी जॉब छुड़वा के उसको कहा कि तो आगे परस्यू कर, तेरा तब तक का एक्सपेंडिचर मैं उठाऊंगी। सो देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, शी वाज ऑलरेडी अर्निंग। सो आपने हर चीज के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेस पे उस केस लॉ को डिसाइड करना है। सो यहाँ इनकी आपकी वो थी कि इंटेंशन था एंड देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ से हम ट्रेस करते हैं कि आपको पेपर में आंसर में क्या लिखना है, कि आप क्या चेक करते हो। दिस इज एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू नहीं, दैट मीन्स हर केस में डिफरेंट होगा, राइट। सो दिस इज ऑब्जेक्टिव। उसमें आप क्या चेक करोगे, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ठीक है। सो ये चीज से हमारा इंग्लिश लॉ भी एग्री करता है, हमारा इंडियन लॉ भी एग्री करता है। अब हम इंडियन है अपना केस लॉ एक तो जरूर इसमें घुसाएंगे। इंडियन लॉ क्या है, वन जजमेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, सबको एक ही याद रखनी है, दैट इज बनवारी लाल, हमारे ऐसे ही नाम होते हैं, ठीक है। बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन दयाल, राइट। दिस इज आवर जजमेंट, बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन दयाल, दिस इज 1973 सुप्रीम कोर्ट, राइट। अब इसमें हमने क्या बोला, हमने बोला इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, intention to create legal relationship is essential for the formation of a contract,
ठीक है। सो दैट मीन्स अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इन द केस ऑफ बनवारी लाल वर्सेस सुदर्शन दयाल कि जो इंटेंशन होती है लीगल रिलेशनशिप एंटर करने की वो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होती है, असेंशियल। So whenever you give reference in your paper of Balfour versus Balfour, you also give the reference of our Indian case law. क्योंकि case law तो इंडियन ही आते हैं आपको जब पेपर में आएंगे. So that is why you need to give the reference of this case law. अब आता है हमारा next important topic, kinds of contracts. Very important for the basics. हमें पहले पता होने चाहिए हमारे पास कितने kinds of contracts होते हैं. हाँ जी, कितने होते हैं? पहले तो करते हैं on the basis of enforceability, on the basis of enforceability. तीसरा टॉपिक है ये हमारे डे का. फर्स्ट टॉपिक क्या था, लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफ एंट्रिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने पढ़ा कि रिटर्न में हो तो अच्छा है, रूप कुमार वर्सेस मोहन थेदानी. सेकंड में हमने क्या किया, इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, बैल्फर वर्सेस बैल्फर एंड द इंडियन केस लॉ. अब आते हैं हम काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, पहला क्या होता है हमारा, वैलिड, राइट. सेकंड क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. तीसरा कौन सा होता है हमारा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. ये तीनों सौखे ही हैं, ये आपने नाम कभी ना कभी सुने होंगे, कभी ना कभी इनके बारे में पढ़ा होगा. वैलिड का मतलब क्या हुआ, जो सेक्शन 2 सब क्लॉज एच फुलफिल कर रहा है और जो सेक्शन 10 फुलफिल कर रहा है. ठीक है, अगर ये दोनों चीजें फुलफिल कर रहा है तो ये तो पूरा हुआ ना. सो दैट मीन्स दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब इसको लीगल डेफिनेशन में क्या हम कहते हैं, एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. ठीक है, इसमें हम क्या चेक करेंगे, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट. ठीक है, कोई और बुक्स में छाटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 3 लाइंस पढ़ने की जरूरत है. सेक्शन 2 सब क्लॉज एच जिसमें फुलफिल हो रहा है और जिसमें सेक्शन 10 फुलफिल हो रहा है, दैट मींस एसेंशियल कंडीशंस फुलफिल हो रही है. व्हाट इज दैट, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सेकंड आता है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड होता है अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज जे. ठीक है, दैट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट विच ceases to be enforceable by law. So that means जब वो बना, that means it was valid when made, but वो subsequently क्या हो गया, void. ठीक है, void contract का मतलब क्या हुआ, इसको याद कैसे रखोगे, एक होता है void agreement, एक होता है void contract. ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट का मतलब हुआ जो शुरू से ही वॉइड है. एक आप फैंसी नाम सुनते हो ना, वॉइड एब इनिशियो, दैट मींस वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है. लेट्स से आपने माइनर के साथ कर लिया, आपने एग्रीमेंट इन कंस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कर लिया, मैरिज कर लिया, ये आपके शुरू से ही क्या होते हैं, वॉइड. दूसरा आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दैट मींस वो कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज तक पहुंचा, वो बेचारा अभी ट्रेवल ही कर रहा था, दैट मींस वो वैलिड था, उसमें एसेंशियल्स आ रहे थे सारे, बट वो वहीं पे सब्सिक्वेंटली रुक गया और वो क्या हो गया, void. अब इसकी एग्जांपल क्या होगी, लेट्स से A agrees to sell his cat to B. ठीक है, रुपया 5000, सारे एसेंशियल्स हैं. ठीक है, A मेजर है, B मेजर है, सब कुछ फुलफिल हो रहा है, कोई अनसाउंड माइंड नहीं आप कर रहे हो, 5000 रुपया भी देर कंसिडरेशन है, राइट. अब यहाँ क्या हो जाता है, जैसे सेल ऑफ गुड्स में आग लग जाती थी, अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स में ज़्यादा क्या होएगा, हमारी बिल्ली जी क्या हो गई, मर गई. ठीक है, सो दैट मीन्स सब्सिक्वेंटली वो क्या हो गया, ऐसा कोई चीज होगी जिसकी वजह से वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या बन जाता है, वॉइड. सो हियर इट कैन बी एनी इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी कैन बी डेथ, इंसॉल्वेंसी. ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे तो इंसॉल्वेंसी पे आ जाएंगे. सो देयर इज सम इवेंट जिसकी वजह से वो चीज हो गई इम्पॉसिबल, राइट. अब आता है आपका वॉइडेबल. वॉइडेबल क्या होता है, सेक्शन 2 सब क्लॉज आई, दैट मीन्स विच इज एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ
अदर्स। ये तो हुई आपकी फेयर एक्ट की लैंग्वेज, फैंसी लैंग्वेज। इनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और द मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर्स। अब इसको देसी वे में समझता है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अनटिल अवॉइडेड वो क्या होता है, वैलिड। ठीक है, अगर आप उसको रिपुडिएट कर देते हो, अवॉइड कर देते हो, वो क्या हो जाता है, वॉइड। राइट, सो दैट मीन्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उनको कैंसिल कर सकते हो या उसको फॉलो भी कर सकते हो, दे आर कॉल्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें दो ही चीजें याद रखनी है, अनटिल अवॉइडेड वो क्या होता है, वैलिड। अगर आपने अवॉइड कर दिया वो क्या हो जाता है, वॉइड। इसमें एग्जांपल क्या होती है, फ्री कंसेंट। अभी हमने पढ़ा था ना इससे पहले वाले भी कि जब भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स फ्री कंसेंट वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वॉइडेबल। ठीक है, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सर आपको डेमो क्लास के लिए बुलाते हैं आज, ठीक है, ही सेज आप डेमो क्लास अटेंड कर लो, इसके बाद आप देख लेना आपको फीस भरनी है या नहीं भरनी। अब यहाँ लेट्स से सर ने 2 गुंडे खड़ाए हैं, वो आप जब यहाँ से निकलते हो आपके सिर पे बंदूक रखते हैं, बोलते पहले फीस भर के जाओ। वेदर इट इज अ फ्री कंसेंट, नो। अब यहाँ आपके पास क्या ऑप्शन होती है, लेट्स से आप बोलते चलो यार जैसे मर्जी फीस भराई, फीस तो भरनी ही थी ना, लेट्स कंटिन्यू विद द कोचिंग। आपके पास ये भी ऑप्शन हो सकती है, आप गरारीबाज भी हो सकता है, कैसे तेरे को तरीका फीस लेना। सो यू व्हाट विल यू से, नो आई विल अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। सो एक बंदे के पास जब फ्री कॉन्सेंट की चीज आती है, आपके पास ऑप्शंस दी जाती है, आप उसको फॉलो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आपको बोला गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हरमन मैम पढ़ाएंगे, ठीक है, सब जगह वो पढ़ाते हैं तो यहाँ भी वही पढ़ाएंगे। आप मेरे 2-3 डेमो अटेंड करते हो, उसके बाद नए हो जाते हो, यहाँ से टपरी और कोई और आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने लग जाता है। व्हाट इज दिस, दिस इज फ्रॉड। ठीक है, सो आपके पास क्या ऑप्शन होती है, आप ये भी कह सकते हो सिलेबस तो करने हैं, किसी से भी करना है, खत्म तो करेंगे, सो दैट मीन्स दैट इज वॉइडेबल। आप उसको फॉलो भी कर सकते हो, आप उसको वॉइड भी डिक्लेयर करा सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। ये लिख लिया जी, परमिशन लेके चलेंगे। देन वी कम टू योर वॉइड एग्रीमेंट। आज सिर्फ काइंड्स तक खत्म करेंगे। आई डोंट वांट टू रश दिस सिलेबस, जो सिर के ऊपर से निकल जाए, सो वील बी स्लो नाउ। वॉइड एग्रीमेंट, सेल ऑफ गुड्स में हम रिस्क ले सकते थे, कॉन्ट्रैक्ट्स में हम रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज दिस इज द बैकबोन ऑफ योर जुडिशरी। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आता, आपका सिविल लॉ का पेपर तो डूबा डूबा समझो। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स। वॉइड एग्रीमेंट किस में आता है, 2 सब क्लॉज जी। यहाँ आपको एक ही वर्ड याद रखना है, जो भी चीजें वॉइड एब इनिशियो होती हैं, दैट मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, वो आती हैं वॉइड एग्रीमेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज में आती ही नहीं, जिनमें एसेंशियल्स फुलफिल ही नहीं करने की जरूरत, वो आपके आ जाते हैं वॉइड एग्रीमेंट में। अब ये आपको सब जगह मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट क्या मिलेगा, आपको एक ही पेज पे इसकी सारी प्रोविजंस लिखवा देते हैं। लेट्स से आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, सो दीज आर ऑल दी 5-6 पॉइंट्स, जिसमें से आपको टिक करना है कि वो आपका वॉइड एग्रीमेंट है या नहीं। अब लिख लो उसको क्विकली। क्या होते हैं हमारे, माइनर वाला, ठीक है, void agreement means examples क्या आपकी, let's say you do an agreement with a minor, void होता है। ab initio यही पढ़ते हैं ना, मोहरी बीबी का केस था जो हमारा। then is unsound mind, right, और क्या सा होता है हमारा, अभी हमने पढ़े हैं, in restraint of marriage, right, दुनिया चलानी है, शादी नहीं रोकनी। in restraint of legal proceedings, ठीक है, हम लोग रोटी कहाँ से खाएंगे, लिटिगेशन भी, इंसाफ, तो हम तो ये बोलेंगे इंसाफ देना है किसी को। सो इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। देन इस दुनिया का बिजनेस कैसे चलेगा, सो यू विल नॉट अलाउ एनी रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ठीक है। देन इज अनसर्टन एग्रीमेंट, आप कोई भी अनसर्टन एग्रीमेंट नहीं कर सकते, जिसमें लेट्स से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, खुद ही नहीं श्योर ए या ओ, you are uncertain, you have to be certain, you have to be specific। जब हम ऑफर करेंगे यही चीजें पढ़ेंगे, you have to be specific, you have to communicate। so आप कोई भी uncertain agreement कर रहे हो वो क्या हो जाता है, void ab initio। और कौन से हैं दो, unlawful consideration से जो हुआ, या फिर unlawful object के लिए,
ठीक है, दिस इज ऑल दी मालपत्ता दैट यू हैव टू रिमेंबर। इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। इफ आई से फॉर जुडिशरी एग्जाम, राइट, सो आपको सेक्शन 2 सब क्लॉज जी ये तो आपको रट्टे लगाने पड़ेंगे, 2G 2I ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, जैसे मर्जी बादाम खाओ। ठीक है, वॉइड एब इनिशियो का मतलब हुआ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अब आज ही रट्टे लगा लो, कौन से हुए? माइनर, अनसाउंड माइंड, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग, ट्रेड। नेक्स्ट क्या हुआ? अनसर्टेन, जिसमें आप ही क्लियर नहीं हो, अनलॉफुल कंसिडरेशन या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। सो अब मैं जब आपको नोट्स दे रही हूँ, अगर आप इनको ऐसे करके याद रख लो, ये आपके एसेंशियल्स में आ जाते हैं। ठीक है, ये रिस्ट्रेंट वाले में आ जाते हैं, देन दिस इज दी अदर ग्रुप, ये सारे अनलॉफुल वाले। दिस इज हाउ यू नीड टू डू द रट्टा। इंडिया है, रट्टा लगाओगे तो ही आगे जाओगे। वेरी सिक स्टेटमेंट, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर एग्जामिनेशन सिस्टम, राइट। नाउ लेट्स कम टू दी अदर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है ऑन द मोड ऑफ क्रिएशन। कौन से होंगे? हाँ जी, मोड ऑफ क्रिएशन के हिसाब से कौन से होंगे? सॉरी, हाँ जी, मोड ऑफ क्रिएशन के हिसाब से कौन से होंगे? दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट इज एक्सप्रेस, अदर वन इज इम्प्लाइड। अब ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, ये तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेस का मतलब क्या हुआ? बाय वर्ड्स। अब इसमें आप उसको डिफरेंट कैसे बनाओगे? आप वहां ब्रैकेट में लिख दोगे कैन बी स्पोकन और रिटन। इसको और फैंसी कैसे बनाओगे? इट शुड प्रेफरेबली रिटन लाइक इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ रूप कुमार वर्सेस मोहन थेनानी। ठीक है, मालपत्ता सब लिखेंगे, आप उसको कैसे लिखोगे? दिस इज व्हाट मैटर्स। मैं आपको पहले दिन से कहती आ रही हूँ, जब आप पेपर में बैठोगे तब आपको ये पॉइंट रियलाइज होगा, हाउ यू राइट इज व्हाट इज द गेम, राइट। सो व्हेनेवर अ क्वेश्चन कम्स ऑन एक्सप्रेस, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप उसको डिफरेंट करोगे। ठीक है, सो दैट मीन्स बाय वर्ड्स, स्पोकन और रिटन। इम्प्लाइड का मतलब क्या हुआ? कोई एक्ट या कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। अब यहाँ 2-4 एग्जाम्पल लिख देना, क्या होती है? लेट्स सी, आप कैब राइड कर रहे हो, आप गाड़ी में बैठते हो, देयर इज एन ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट विद योर उबर और एनी राइड यू आर टेकिंग। आप बैठते हो तो आप उसके बर्तन तो मांजोगे नहीं, आप बेसिकली उसको पैसे तो दोगे ही दोगे ना। सो देयर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सेकेंड क्या होता है? यू आर ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट, राइट, बिल तो भर के जाओगे। सो दैट मीन्स देयर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपको बोल के या लिख के कि अब मैं आपके रेस्टोरेंट आ गया हूँ, अब मैं बिल भर के जाऊंगा, इन चीजों की जरूरत नहीं होती। दैट इज इम्प्लाइड बाय योर कंडक्ट, राइट। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। ये हमने उसमें भी नाम पढ़े थे सेल ऑफ गुड्स में, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड क्या हुआ? जिसमें सब कुछ हो गया। एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या हुआ? कुछ पेंडिंग है, कुछ होना है। ठीक है, सो एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या हुआ? बोथ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। ये लिख लेना प्लीज। अब ये फ्लो चार्ट से रट्टे लगाना बड़ा मक्खन की तरह आपका सब्जेक्ट जाएगा। फॉर होल कॉन्ट्रैक्ट्स आई हैव फ्लो चार्ट्स एंड फॉर्मूलाज। आपको बुक को खोलने की जरूरत ट्रस्ट मी नहीं पड़ेगी, पर फिर भी मैं आपको बोलूंगी एक बार एके जैन जरूर खोल लेना। ठीक है, आई एम अ बिग फैन ऑफ एके जैन, नॉट दैट आई एम हिज फैन, इट इज जस्ट दैट विद माई एक्सपीरियंस ऑफ 10 years आई हैव सीन एके जैन आपको पार निकाल देती है। सो प्लीज फॉलो दैट बुक whenever possible। ठीक है, सो बोथ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैव completely, you will underline the word completely, क्या कर दिया उन्होंने? performed the share of obligation। ठीक है, so both the parties to contract have completely performed the share of obligation। let's say मैं आज Adidas के स्टोर जाती हूँ, मैं वहाँ से जूता उठाती हूँ, मैं खरीद लेती हूँ, मैं उसके पैसे दे देती हूँ 10,000 रुपया। मैंने यहाँ क्या की है? कैश पेमेंट, मैंने कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं बनाई। सो दिस इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट टू सेल याद आया, जिसमें हमने देखा था ये सारी चीजें, राइट। सो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मींस देयर इट इज डन, कंप्लीटली परफॉर्म्ड, राइट। एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या हुआ? बोथ द पार्टीज हैव स्टिल टू परफॉर्म
have still to perform their share of obligation. ठीक है, both the parties have still to perform their share of obligation. अब इसकी एग्जाम्पल भी सिंपल है. लेट्स से आप कोचिंग के बारे में पता करने आते हो, ठीक है, इंक्वायरी करते हो ना पहले आप ज़्यादातर, कौन पढ़ाता है यहाँ, कितने पैसे हैं. सो आपने कोचिंग की इंक्वायरी की, उन्होंने आपको बोला जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 22 अप्रैल से. इसी से ही हो रहा है ना आपका, राइट. सो द न्यू बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 22 अप्रैल. अब आप यहाँ पूछ के चले जाते हो, यू से ओके आई प्रॉमिस टू पे ₹60,000. यही फीस है ना आपकी. सो व्हाट इज दिस? दिस इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. आप कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर कर गए हो, पर अभी आपने फीस भी देनी है, अगले वाले ने आपको कोचिंग भी देनी है. इवन दो यू हैव एग्रीड टू डू दैट थिंग, दिस इज अ सेल ट्रांजेक्शन, लाइक अ सेल ट्रांजेक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बट अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ. सो दिस इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, हाँ जी. होम लोन्स आर ऑल्सो लाइक दैट ओनली. इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज में भी हम यही पढ़ते थे, इंस्टॉलमेंट वाली में भी होता है. एग्रीमेंट टू हायर एंड परचेज में भी हमने यही पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, सेल ऑफ गुड्स. ठीक है, उसमें तब तक वो फुली राइपन्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, राइट. देन इज योर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे. लास्ट वन एंड रादर द इजियर वन, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये भी आपने लॉ में किया होगा, वेरी इजी. फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ तक आपका प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हो जाता है. 2 क्वेश्चंस रोज करेंगे प्रीलिम्स के. अब हम कल से ऑफर से स्टार्ट करेंगे, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. 1 to 30, मोस्टली पीपल से 1 to 75, बट 1 to 30 आपके यहाँ जाने सबसे जरूरी है. ठीक है, सो वेर एवर आई एम फास्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट, आई हैव अ टेंडेंसी टू बी फास्ट. ठीक है, आई डोंट माइंड बीइंग सेड कि प्लीज स्लो जाओ. सो प्लीज बी वेरी दिस थिंग, यू आपने पैसे भरे हैं, सो से आउट, राइट. सो फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 तरीके के होते हैं, ऑर्डिनरी, राइट, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब ऑर्डिनरी पे तो क्वेश्चन आएगा नहीं. ऑर्डिनरी आम बंदे को कौन पूछता है, तो स्पेशल करोगे पेपर में तभी क्लियर करोगे. सो ऑर्डिनरी जनरली क्या होता है, लेट्स से मी एंड दिस पर्सन वी आर एंटरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. सो दैट मीन्स बिटवीन 2 or more पर्सन, राइट. क्या होता है, टर्म्स आर ड्राफ्टेड एज पर म्यूचुअल एग्रीमेंट. ठीक है, हम दोनों आज सोचते हैं कि हमने बिजनेस करना है, हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं. पहले तो हम 2 बंदे हुए, 2 or more पर्सन्स. फिर हम जब भी ड्राफ्ट करेंगे, हम इकट्ठे बैठ के ड्राफ्ट करेंगे. क्या करेंगे, हम म्यूचुअल एग्रीमेंट करेंगे, राइट. टर्म्स हम बनाएंगे. तीसरी चीज क्या होती है, इक्वल राइट्स बिटवीन द पार्टीज. अपना नफा नुकसान देख के ही कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है. ठीक है, अब मैं फ्री में पढ़ा रही हूँ, नहीं, आई एम गेटिंग मनी फॉर दैट. सो ये ड्राफ्ट जब होते हैं तो क्या होता है, इक्वल राइट्स. हर किसी को दूसरे बंदे से, हमने कहा था ना, सेट ऑफ प्रोमिसेस, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस. सो दैट मीन्स आपको क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट, राइट. तो आप अपना नफा नुकसान देख के इसको फ्रेम करते हो जब हम कहते हैं ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट. एक हमारे आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कौन से होते हैं वो, जैसे वो ड्राई क्लीनर की पर्ची लेते हैं आप. स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं बेसिकली मेड विद न्यूमरस पर्सन्स. ठीक है, मेड विद न्यूमरस पर्सन्स. टर्म्स क्या होती हैं आपकी, प्री ड्राफ्टेड. ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों में, वो बिटवीन 2 or more पर्सन्स है. यहाँ क्या होता है, विद न्यूमरस पर्सन्स. टर्म्स क्या होती है, प्री ड्राफ्टेड. आप बैठ के नहीं ड्राफ्ट करते हो उसी टाइम, राइट. यहाँ फिर क्या आ गया आपका, अनइक्वल बार्गेनिंग. एक पार्टी को नुकसान भी होता हो सकता है, वो वीकर पार्टी होती है. ठीक है, अनइक्वल बार्गेनिंग पावर ऑफ द पार्टीज. इसमें आपकी क्या आ जाती है, बेसिकली जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें हमारी होती हैं प्रिंटेड कंडीशंस. प्रिंटेड कंडीशंस क्या होते हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स. रेलवे की टिकट, एयरलाइन की टिकट खरीदते हो ना, ठीक है. पार्किंग की टिकट खरीदते हो, लेट्स से आप 17 जाते हो, तो कहते हैं ना 14 रुपये कट, वो आपको एक स्लिप देते हैं, राइट. पार्किंग टिकट. और क्या होती है, कपड़े ड्राई क्लीनर को देते हो,
ड्राई क्लीनर की एक रसीद होती है ना, जिसे कहते हैं ड्राई क्लीनर रसीद। अब आप में से कितने लोग हैं जो रेलवे टिकट और पार्किंग टिकट और ड्राई क्लीनर की लट से मैं 17 में गड्डी पार्क कर रही हूँ, बोलता है 14 रुपये कट, मैं उससे पर्ची लेती हूँ, इतनी सी पर्ची उसके पीछे पड़ती हूँ। ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस कहाँ लिखी होती हैं? एट द बैक ऑफ द कार। हम कहते हैं ना अगर पर्ची गुम गई हमें फाइन देना पड़ेगा, ये सारी चीजें कहाँ लिखी होती है? एट द बैक ऑफ दैट थिंग। वो क्या होती है? प्री ड्राफ्टेड। किसके साथ होती है? न्यूमरस पर्संस। उस पे ये नहीं लिखा होता मिस अरमन आएगी उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज विद न्यूमरस पर्सन। सो दैट मीन्स आपके पास क्या होती है? अनइक्वल बार्गेनिंग पावर। सो आप कुछ ऐसे एग्जेम्पशन क्लॉसेस लगाओगे, जैसे सेल ऑफ गुड्स में पढ़ा था, जिसमें आप अपना बेनिफिट सोचोगे। सो एक पार्टी क्या होती है वहां पे? हमेशा वीकर पार्टी। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल्स बना दिए, ओनली 5 रूल्स। क्विकली लिख लो, या आपको कल करना है तो देख लो, अगर आज थक गए हो। कल करना देन लिखना है। वी हैव 5 minutes इफ यू वांट टू राइट। अच्छा चलो फिर कल करते हैं। आप क्वेश्चन लिखो फिर आज का। लेट्स फिनिश द क्वेश्चन। एंड फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज यू कैन टेक माई नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड ट्रस्ट मी। अगर आप मेरे बारे में किससे पूछो, अगर आप मुझे मैसेज करते हो, मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ। आई एम वन पर्सन, वन टीचर हु इज लव्ड फॉर दिस रीजन कि अगर आपने मुझे 12 बजे भी आंसर लिख के भेजा एंड आई हैव स्लेप्ट, तो मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप इट शुड नॉट बी दिस थिंग। वैसे अब सुबह उठते फोन नहीं उठाना चाहिए, बट आई पिक अप माई फोन एंड आई रिप्लाई टू दैट पर्सन। तो आप अपने आंसर्स लिखना और आप मुझसे क्रॉस चेक कराना। अगर मैं आपके इंस्टीट्यूट के साथ हूँ तो इस चीज़ का फायदा उठा लो भाई। आई से दैट अगेन एंड अगेन, आंसर राइटिंग इज द मेन थिंग दैट इज गोइंग टू मेक और मार्क। सबको आता है, सबको आएगा, आपको बेसिक चीज़ें सबको आती हैं, इट्स जस्ट हाउ यू राइट इट। फॉर दैट अब मेरे पास रोज इतना टाइम नहीं होगा, 1 या 2 क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट यू डू योर सेल्फ स्टडीज एंड वट एवर यू आर डूइंग यू कीप मी पोस्टेड। ठीक है, व्हाट्सएप करते रहो, व्हाट्सएप फ्री होता है, कोई पैसे नहीं लगने आपके, और कोई बेइज्जती नहीं होती, किसी को नहीं पता लगता कि आपने क्या पूछा या क्या नहीं पूछा। सो यू सेंड इट टू मी, आई विल चेक दैट। मैं उसको रेड उससे हाईलाइट करके भेजती होती हूँ, उसमें ऐड कर देती हूँ कि आपको ये पॉइंट्स और लिखने चाहिए। ठीक है, सो मेक अ बेनिफिट आउट ऑफ दैट। अब लिखो क्वेश्चन जल्दी कल के लिए जो आप करके आओगे। समीर promises to host a dinner party to all his friends belonging to student union in case they elect him as student union leader in university elections. Full stop. Sameer is elected as the leader. But he did not perform his promise. Decide. क्या डिसाइड करना आपको इसमें? यस, अब आपको सबको पता आंसर, ठीक है, कोई भी ऐसा आप में से बुक नहीं होएगा जिसको समझ ही नहीं आई बात। बड़ी डायरेक्ट सी बात है। क्या होगा आपका वे ऑफ राइट? ठीक है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग गुड मार्क्स, इट्स अ रिक्वेस्ट, कल इसको लिख के ले आना। दिस इज नॉट अ टेस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू चेक इट कि अपनी कॉपी दिखाओ, नॉट लाइक दैट, नॉट हियर टू इंसल्ट यू, हियर टू हेल्प यू, राइट? सो व्हेनेवर पॉसिबल आप लोग व्हाट्सएप करके चेक करवा लेना या मुझसे कल जाते जाते चेक करवा लेना। Is just how you write it, and similar to this you will get stories in your exams. I have thousands of